हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टाइमिंग है 6 to 7 और हमारा टॉपिक चल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। हमने कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। उसी को हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम रह गए थे कल की क्लास में, हम लोग अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो हम इस क्लास में उसको उन तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोग जितना भी ज़्यादा शेयर कर सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ साथ स्टडी कीजिए। प्लान्ड वे में मैं आपको स्टडी करवाने वाली हूँ और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही आप लोग, मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आप वो उसे नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं शॉर्ट वे में आप लोगों को चीज़ें समझाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को बर्डन ना आए और आप काफ़ी छोटे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो आप लोगों का और आप काफ़ी जल्दी से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ। ये मेरा मोटिव है। इसी के साथ मैं अपने कॉमर्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाली हूँ और काफ़ी सारी यूनिट्स है, काफ़ी लेंथी कोर्स है, आप लोगों को पता ही, इसलिए हम काफ़ी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हम लोग उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बैंकिंग या कोई भी सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट होता है। वहाँ पे बोलने के लिए, समझने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। समझना कभी हमारा बंद नहीं होता, चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती रहती है, पर हमें स्मार्ट वे में स्टडीज़ करनी है। जो चीज़ हमारे कोर्स के लिए रेलिवेंट है हमें वही पढ़ना है। हमें अननेसेसरली ज़्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं घुसना है कि जो भी बेस होगा वो मैं आपका बेस क्लियर कर दूंगी, बट ज़्यादा थ्योरी में आप मत घुसने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। इसके अलावा गाइस आप लोग अपना मोटिव सेट रखिए कि मेरा मोटिव जेआरएफ निकालना है, नेट नहीं है। जेआरएफ हमारा मोटिव है। इसी के साथ अगर आप जेआरएफ अपना मोटिव लेते हुए चलेंगे तो आपको एक मोटिवेशन बिल्डअप होगा और साथ ही आप अपनी डेडिकेट होकर अपनी स्टडीज कर पाएंगे। तो गाइस हम लोग जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी आज की क्लास होने वाली है। इसके हम लोग आज की क्लास में भी हम लोग ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम लेके चलने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो कंपोनेंट्स थे जो कि हमारे कल की क्लास में नहीं हो पाए थे हम लोग उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम उन कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े होते हैं। कंपोनेंट्स में से चांसेस है क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उनके बारे में डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हमारा टॉपिक का नाम है, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं आज। सबसे फाइनेंशियल सिस्टम के हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है हमारा वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसके अंदर ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट होगा तभी हम लोग पैसे का मूवमेंट हो सकता है। एक हाथ से दूसरे हाथ पैसा तभी पहुंच सकता है। दूसरा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। हम डायरेक्टली किसी से पैसे, बैंक से हम डायरेक्टली चीज़ें नहीं हो सकती, हम गवर्नमेंट से हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास इंटरमीडियरीज का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट और हमारे बीच में काफ़ी इंटरमीडियरीज है, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे बीच में कौन कौन से इंटरमीडियरीज आते हैं, उनका क्या रेलिवेंस है, ये सब लोग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सिस्टम में किन किन प्रोडक्ट्स को कंसीडर किया गया है, किन किन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं हमारे, हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे पहली बात है इसकी डेफिनेशन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट and provides a variety of investment options to savers and provides a base for raising finance। जैसा कि आप लोगों को मीनिंग इसका पढ़ने पे समझ आ रहा होगा कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है हमें, जहां पे हम अपने पैसे का मूवमेंट कर सकते हैं, जहां जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो ले सकता है। जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज को क्या होता है, पैसा चाहिए होता है अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो पब्लिक इशू लेकर आता है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आता है कि आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं,
अगर आप लो रिस्क में जाना चाहते हो तो आप डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होते हैं, किसी भी टाइप के शेयर्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडली दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे मनी मार्केट और एक होता है हमारे कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज को एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पे प्योरली शेयर्स और डिवेंचर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सब जो बड़ी जो अंडरटेकिंग, आरबीआई जो होता है या गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग मनी मार्केट के थ्रू अपना पैसा जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, वो होता है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर हमारा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। ये कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिटर्न अर्न करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, जिसका भी इंटरेस्ट हो वो उन सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और इनकम अर्न कर सकता है। उसके बाद हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर बोरोवर्स एंड लैंडर्स एक्सचेंज शॉर्ट टर्म फंड्स टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स। शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करती है, इसके अंदर आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके पास थोड़े टाइम के लिए पैसे रखे हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है ये ट्रेजरी बिल्स इशू करके, और वो गवर्नमेंट इससे इन्फ्लेशन को रोक सकती है, और इनको जो भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके थ्रू अपनी फंडिंग अर्न करती है, मतलब फंड ले लेती है और उससे अपना काम स्टार्ट करती है। तो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, 1 साल से कम का इनका टाइम पीरियड होता है। इनका टाइम पीरियड 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। ये कितने भी टाइम ड्यूरेशन के होते हैं, ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे टी बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई, सॉवरेन बॉन्ड्स हो जाती हैं हमारी, और हमारे कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है, काफ़ी टाइप्स के होते हैं ये। उसके अलावा इनमें लो डिफॉल्ट रिस्क होता है। यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे जो रिनाउंड कंपनीज होती है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या, लो डिफॉल्ट रिस्क होता है कि यहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और ये सीधी सी बात है, सबको अपने पैसे का सिक्योरिटी चाहिए होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हाई रिस्क में या जहाँ पे जो रिस्क ज़्यादा हो उस सेक्टर में या पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या, जहाँ पे भी रिस्क लो होता है इंसान उसी तरफ अपना पैसा या मनी को इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या, लो डिफॉल्ट रिस्क होता है, किसी भी तरह का कोई रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का मतलब है कि ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए इशू होते हैं, तो आपको इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि शेयर्स में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ही अर्निंग की जा सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अर्निंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा अर्न करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आप उसमें एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, लिक्विडिटी का मतलब है कि कई बिल होते हैं जो 1 दिन, 14 दिन, 91 डेज और उसके बाद 365 डेज, इस डेज में ये लोग इशू होते हैं बिल्स। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी इजीली हो जाती है, आपका 21 दिन के अंदर मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को अगर इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें पैसा इजीली मिल जाता है। इसके बाद होता है हाई मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है कि इजीली सेल परचेज हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है आप लोगों को इसको खरीदने पर, सेल करने में। रिस्क इसमें बहुत कम होता है कि रिस्क नहीं होता, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वहाँ रिस्क की कैपेसिटी हमारी अच्छी होती है, हम रिस्क ले सकते हैं। काफ़ी लो रिस्क होता है तो उसमें हम लो रिस्क पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मनी मार्केट। ये मनी मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरीके का हो सकता है। आप बोलेंगे सर ऑर्गेनाइज, मैम आप ऑर्गेनाइज कैसे हो सकते हैं? तो ऑर्गेनाइज होने में यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे बिल्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, ये सब आ जाती है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो भी प्रॉपरली इशू होते हैं, बिल्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ के प्रॉपरली इशू होते हैं। एक आपके पास बकायदा बॉन्ड दिया जाता है आपको कि हाँ हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं और ये लायबिलिटी हमारी, आपको हमें इतने पैसे वापस करने हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो इस तरीके से काम किया जाता है। एक सेक्टर होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि हम लोग किसी भी, आपने देखा होगा साहूकार वगैरह होते हैं,
ये सब क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा देते हैं, हम उनसे लेते हैं, इनकी कोई भी वैलिड वो नहीं होता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस उन्होंने दे दिया, आपने ले लिया और आपको उसको टाइम पीरियड में देना होता है। किसी भी तरीके से वो इंटरेस्ट आपसे लगा रहे हैं, टाइम पीरियड की उसमें बाउंडेशन नहीं होती। आजकल ठीक है, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगे कि हाँ मैंने पैसे लिए और मैं इतने टाइम पे दे दूंगा, बट जनरली पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको बिना कॉन्ट्रैक्ट के या किसी भी पेपर वगैरह के आपको पैसे मिल जाते थे और आपको देने होते थे। कुछ भी चीज़ आप गिरवी रख देते थे तो आपको पैसे मिल जाते थे। तो इस तरीके से साहूकार वगैरह से, ये जो सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, इनसे ऐसे डील किया जाता था। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता था, उनका वहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं होता था, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होते थे। अगर आपसे वो ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं तो भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहाँ पे आरबीआई का कोई इंटरप्शन नहीं होता, वहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शन नहीं होता। इसी तरह ये मनी मार्केट हमारा रन करता है। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई का मनी मार्केट पे पूरा कंट्रोल होता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए तो वो किस थ्रू गवर्नमेंट को फंड करता है, कैसे कंपनीज को फंड करता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट को ही नहीं, कई बार कंपनीज को भी पैसे की जरूरत होती है, तो ये आरबीआई कंपनीज को भी राइट प्रोवाइड करता है कि आप लोग भी जो बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर्स है वो इशू करके और पैसे ले सकते हो, गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हो। और गवर्नमेंट क्या करती है, उन बिल्स को खरीद लेती है और जो बड़ी कंपनीज है, जो उनके स्टार्टअप बड़े अच्छे होते हैं, उनको वो पैसा फंड करती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट को भी नीड होती है। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे हैं और उसको कभी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत होती है, उसको वो अपनी नीड्स को पूरा करती है, अपने बॉन्ड्स, खुद के बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, ट्रेजरी बिल्स इशू करके, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करके, ये सब इशू करके गवर्नमेंट भी पैसे लेती है, फंड लेती है, फंड इकट्ठा करती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा कर सके। बहुत बड़ी अमाउंट में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या कोई भी नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो उसके केस में क्या होता है, गवर्नमेंट इस तरीके के बिल्स इशू करती हैं। और इसके बाद हमारा आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट प्लेस वेयर जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर फाइनेंसर्स एज वेल एज फाइनेंस टेकर्स। यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेलेबल है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सेल परचेज करते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हमारे क्या होता है, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, वहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज का बाय और सेल करते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन नेचर चलती है हमारी। हम लोग थोड़े टाइम के लिए सिक्योरिटीज को परचेज नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी। क्योंकि कंपनी को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी एक दिन में बड़ी नहीं हो सकती, या एक साल में कंपनी बहुत बड़ी नहीं होती, उसको टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं। और एक साल से ज़्यादा का टाइम अगर आपको लग रहा है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म इन नेचर में ही चला जाता है, कि लॉन्ग टर्म में होता है शेयर्स। और अगर सिक्योरिटीज़ में आप 12 महीने से ज़्यादा, 12 मंथ से ज़्यादा आप उनमें डील कर रहे हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म इन नेचर में चली जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। इसमें क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे सिक्योरिटीज मार्केट और एक होता है अदर फॉर्म्स ऑफ बोरिंग्स एंड लैंडिंग। ये लैंडिंग, ये एंड है, 3 नहीं है, 3rd नहीं है, एंड है। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ बोरिंग्स एंड लैंडिंग। इसमें क्या होता है, हमारे सिक्योरिटीज मार्केट आप लोगों को पता है दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है हमारे प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट, फर्स्ट हैंड मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो उसको सबसे पहले आईपीओ जो भी होता है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होती है, पहले उसको अपना आईपीओ लेके आना होता है। आईपीओ जब वो लेकर आती है तो वो क्या करती है, अगर सब्सक्राइबर वो अपने ये शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट ना करके इंटरमीडिएटरीज के थ्रू लोगों के सामने आती है कि हम अपनी कंपनी लेकर आ रहे हैं, हमारी शेयर्स को आप परचेज कीजिए, हमें फंड की ज़रूरत है। तो क्या ये, इसमें क्या होता है, फंडिंग डायरेक्टली कंपनी लोगों से करती है। इसमें किसी भी तरह के कोई स्टॉक मार्केट का कोई रोल नहीं होता, ये लिस्टेड नहीं होती है कंपनी। और अगर किसी पर्सन को उस कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू, जैसे कि हमारे होते हैं मर्चेंट बैंक्स हो गए, हमारे अंडरराइटर्स हो गए, इनके थ्रू क्या करती है
कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है। यहाँ स्टॉक मार्केट का यहाँ कोई रोल नहीं होता, ये लिस्टेड नहीं होती है, यहाँ स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग नहीं होती है। न्यू इशू मार्केट है, यहाँ पे प्योरली न्यू सिक्योरिटीज होती है जो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर आई है, और कंपनी फर्स्ट टाइम आई है, फर्स्ट टाइम इन सिक्योरिटीज को मार्केट में लेकर आई है। तो इस तरीके की सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ये सेकेंड हैंड मार्केट भी कहते हैं इसे, और ये जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, जैसे BSE हो, NSE हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल किया जाता है। इस पे क्या होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज का। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी बाय और सेल करनी तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ये सब कुछ करते हैं। स्टॉक मार्केट पे खुलता है, जब आप अपनी सिक्योरिटीज जो आपके पास रखी है आप उनको बेच सकते हैं। किसी कंपनी की सिक्योरिटीज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह बाय और सेल सेकेंडरी मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर चलता है। इसके साथ ही जैसा कि आपको बता ही दिया है, न्यू सिक्योरिटीज होती है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंशिएट कर देती हूँ थोड़ा सा। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज आती है और सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होती है। इनकी बस ट्रेडिंग चलती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसका कोई इनिशियली कोई रोल नहीं होता है कि ये फर्स्ट टाइम इशू नहीं है, ये लिस्टेड है, इनकी सिर्फ ट्रेडिंग चलती है। इसके अलावा इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरीज जो प्राइमरी मार्केट के अंदर हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं और इंटरमीडियरीज ये क्या एज ए इंटरमीडियरीज काम करते हैं। स्टॉक जो हमारे स्टॉक ब्रोकर होंगे, आपने कंपनीज देखी होगी जो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करती है और आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर सिक्योरिटी सेल परचेज कर सकते हैं। तो वो क्या इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है, वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो हमें ये प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा रेगुलेटेड बाय, जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी ऑफर लेकर आती है उसको रेगुलेट करता है हमारा सेबी। सेबी क्या करता है, कंपनी को एक टास्क देता है कि आपको अपनी जो आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज लेके आ रहे हो, आप अगर कन्विंस कर सकते हो लोगों की कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट कीजिए, फर्स्ट टाइम ऑफर है। क्योंकि सेबी एक फिक्स्ड % तक का ही बोलती है। अगर आपके शेयर्स किसी फिक्स % तक अगर लोगों ने खरीद लिए है तो ही आप लिस्ट हो सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होता है, पूरा रेगुलेशन, क्योंकि सेबी को क्या है, हर इन्वेस्टर के राइट को, मनी को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए वो काफ़ी नज़र रखता है अपने जो भी ऑफर्स आते हैं, IPOs आते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, सभी पे इस पे अपने जो भी हमारे ये सेबी है उसका कंट्रोल होता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड हैंड मार्केट की बात करें तो इसका कंट्रोल हमारे होता है SCRA, जो कि होता है हमारे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट होता है जो कि 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। ये बॉडी है जो रेगुलेट करती है हमारे स्टॉक मार्केट, सेकेंड हैंड जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंड हैंड मार्केट जिसे कहते हैं, उसे ये बॉडी रेगुलेट करती है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है, डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। इट इज ये आप जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है क्योंकि मैंने एकदम सही तरीके से स्लाइड्स प्रिपेयर किए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी इसके PDFs भी। और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मैंने ब्रीफ में ये सब कुछ तैयार किया था कि आपको ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े, आप इजीली इन चीज़ों को कंपैरिजन कर सके। क्योंकि जब तक हम लोग कंपैरिजन करके चीज़ों का नहीं देखते हमें उनके बीच में डिफरेंस का पता नहीं चल पाता। कंपैरिजन मीन्स द डिफरेंस कि हाँ ये इस पॉइंट पे यहाँ इससे डिफरेंट हो रही है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मनी मार्केट के अंदर वही आते हैं जो प्योरली मनी में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो भी एक्सचेंज करते हैं, जो मनी जिसका प्लेटफॉर्म होता है। और जो कैपिटल मार्केट के आता है उसके अंदर हमारे क्या सिक्योरिटीज आती है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ पे वो आती है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले। मनी मार्केट इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर। ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है, यहाँ पे 1 साल के लिए होती है, एक दिन से लेके 1 साल कितने भी टाइम के लिए हो सकती है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को PDF
जो हमारा नोट्स मिलेंगे वो आप लोगों को इंग्लिश मिलेंगे, और जो हमारी लैंग्वेज होगी वो बायलिंगुअल चलेगी, ताकि अच्छे से क्लास समझ आ सके। प्योर इंग्लिश में हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग बायलिंगुअल चलेंगे। नोट्स आप लोगों को इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड होंगे सारे, और मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ें समझ सकें। इसके अलावा डेफिनेशन में हमारी कैपिटल मार्केट की आती है। कैपिटल मार्केट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरिंग टेक्स प्लेस फॉर द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म मतलब 10-12 महीने का भी कह सकते हैं, बट मेनली ये लॉन्ग टर्म में ही जाती है, 12 महीने से ज़्यादा ही होते हैं, 12 मंथ से ज़्यादा इसमें चीज़ें होती है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व, मनी मार्केट्स जनरली डील्स इन द प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, टी बिल्स, कॉल मनी एक्सेट्रा। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हमारी यूज़ होती है, जबकि कैपिटल मार्केट डील्स इन इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। ये सारे कंपनी से रिलेटेड होते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू करती है, उन ये मनी मार्केट में वो चीज़ें आती है, और कैपिटल मार्केट के अंदर वो चीज़ें आती है जो प्योरली कंपनी इशू करती है। कंपनी के पास क्या होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कंपनी इशू करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट कंटेन्स फाइनेंशियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, चिट फंड्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, बैंक्स होती है, गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल बैंक जो कि हमारा गवर्नमेंट आरबीआई है वो होता है। यहाँ पे वो सारी जो रिनाउंड कंपनीज या आरबीआई है जिन पे हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा है वो यहाँ पे होते हैं। और जो हमारे कैपिटल मार्केट है, इट इन्वॉल्व स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, अंडरराइटर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इंश्योरेंस कंपनीज। ये सारी हमारी क्या है, इसके अंदर आती है हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स है वो सेल परचेज कर सकते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का। उसके अलावा हमारा आता है नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट के अंदर हम देखें, मनी मार्केट आर इनफॉर्मल। मनी मार्केट क्या होता है, इनफॉर्मल नेचर का होता है, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कि इस टाइम जो रेट क्या चल रही है चीज़ों की, कोटिंग चलती है वो नहीं होती, बिडिंग चलती है वो नहीं होती। यहाँ पे मतलब ये किसी तरीके का यहाँ पे कोई वो नहीं होता। गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है वो कभी भी अपने बिल्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, डिपॉजिट रिसिप्ट्स वगैरह इशू कर सकती है। पर कैपिटल मार्केट में क्या होता है, एक फॉर्मल होता है, एक आप सभी को पता है कि हर दिन कैपिटल मार्केट की रेटिंग होती है, स्टॉक मार्केट की रेटिंग होती है। यहाँ पे पता करते हैं हम कि कितना स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर गया, कितने नीचे है स्टॉक मार्केट। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, हमारा ये फॉर्मल होता है। यहाँ पे पूरा रेगुलेशन होता है सेबी का, हर एक चीज़, हर एक कंपनी पे सेबी की नज़र होती है, किसका शेयर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, किस वे में चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही है। तो ये सारा काम क्या होता है, एक ऑथराइज्ड वे में, फॉर्मल वे में किया जाता है। इसके अलावा लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, देखिए मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी मनी मार्केट में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 साल से लेकर 12 महीने के बीच में, मतलब 1 दिन से लेकर 12 महीने के बीच के अंदर ये क्या है, अपनों को अपना पैसा वापस मिल सकता है। जैसे जो भी है, अगर आपने 1 दिन के लगाया है, 14 दिन के लिए लगाया, 91 डेज के लिए लगाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें पैसा वापस जल्दी से मिल जाता है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और कैपिटल मार्केट कंपैरेटिवली लेस लिक्विड, आप इजीली जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उनको सेल परचेज नहीं कर पाते। सेल परचेज हो जाता है, बट लॉस हम लोगों को मिलता है, तो हम ऑब्वियसली उसको सेल नहीं करना चाहते कि ये लॉस में चल रही है कोई सिक्योरिटीज, तो हम इसे क्यों बेचेंगे। इससे क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है उस शेयर की प्राइस राइज होने का, कि इसकी प्राइस अगर राइज हो जाए तो हम अपने जो शेयर्स है उसको सेल करें, परचेज करें। उसी के साथ मैच्योरिटी पीरियड, द मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली अप टू 1 ईयर। ये मैंने बोला था 1 ईयर तक होती है मैच्योरिटी पीरियड। इससे ज़्यादा मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज इशू होती है उससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता है, इससे कम का ही होगा। 365 डेज से ज़्यादा किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट जो कि मनी मार्केट में इशू होता है उसका 365 डेज से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। जबकि कैपिटल मार्केट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अपने मतलब वो रहेगा, उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योरिटी कंपनी जब तक है तब तक आपके शेयर्स हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर मनी मार्केट के अंदर लो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मनी मार्केट में रिस्क फैक्टर काफ़ी लो होता है। उसके बाद आता है हमारे कैपिटल मार्केट। ड्यू टू लेस लिक्विड नेचर एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी द रिस्क इज कंपैरेटिवली हाई।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ही आपको कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसे डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपको पैसे कमाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी का शेयर बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया तो आपको बहुत पैसे कमा सकते हो, और अगर वो बहुत हाई पे था और अचानक से वो गिर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, रिस्क सबसे ज़्यादा कैपिटल मार्केट में होता है, मनी मार्केट में कोई भी रिस्क नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शनल मेरिट। द मनी मार्केट्स इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत है तो वो क्या करती है, टीबीएस इशू कर देती है, हम लोग उनको परचेज करते हैं, हमारे पास एक्सेस अमाउंट रखा हुआ है तो वो अनयूटिलाइज्ड है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग परचेज कर लेते हैं कि ठीक है हमारे पास थोड़े टाइम के लिए पैसा रखा हुआ है, 15 दिन तक हमारे पैसों को हम कुछ भी नहीं कर सकते तो चलो ठीक है हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और 15 दिन बाद 14 दिन बाद आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब विद इन 1 महीना भी नहीं लगता आपको अपने पैसे वापस मिलने में, और एक आप अच्छा अमाउंट अर्न कर लेते हैं। इसके बाद होता है हमारे द कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेविंग्स। हमारे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अगर एक बार पैसा लग गया तो हम इजीली उसको निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें क्या होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, जो कि ब्लॉक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ जाता है कि स्टेबल हो जाती है इकोनॉमी, क्योंकि पैसा का मूवमेंट अगर रुक गया तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। उसके बाद हमारे आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, जो कि हमारा सेकंड कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो सेकंड कंपोनेंट है, पहला हमारा था द फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद आ गया हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज हैं जो सेटअप हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या आता है, हमारे सबसे पहले जो आता है वो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब सेटअप किए गए हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देना होता है, किसी का काम मीडियम जो स्केल इंडस्ट्रीज को देना होता है, किसी को न्यू स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करनी होती है। इस तरह गवर्नमेंट ने क्या है, एक हर चीज़ के लिए, हर सेक्टर के लिए, हर टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग एक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है, जिनमें हमारे आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, सिडबी है, एसएफसीज है, बहुत सारी है जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बैंक्स आते हैं। बैंक्स क्या होते हैं, हमारे बैंक कॉमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, आरआरबीज भी होती है, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं और अनशेड्यूल्ड बैंक्स भी होते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पर ये बता दो कुछ टाइप्स के बैंक बता दो, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब है। एनबीएफसीज होती है। एनबीएफसीज क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनका काम क्या होता है, ये सारे काम कर सकती है, मतलब बैंक जो काम कर सकता है वो ही नहीं कर सकती, बस ये लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये और कोई काम, बैंकिंग के कोई भी काम नहीं करती है। सिर्फ इनका काम होता है जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि टाटा फाइनेंस है, डीसीए फाइनेंस है, एक्सेट्रा। इसके बाद आती है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज का काम वही है, आपको ये सिक्योरिटी देती है एक तरीके से कि अगर आपका पैसा डूबता है तो हम आपको सिक्योर कर देंगे। इसके लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा तरह तरह के प्लान्स लेके आती है टाइम टू टाइम। तो ये होती है अपनी LIC, GIC एक्सेट्रा, इस टाइप की होती है। उसके बाद हमारे आते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आखिर फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोडक्ट्स इंक्लूड कौन कौन से किए जाते हैं, ये समझना तो बहुत ज़रूरी है ही कि हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं हमारे शेयर्स होते हैं। शेयर्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि शेयर का मतलब होता है आपको जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है एक प्रोप्राइटरी राइट खरीदा है, ओनरशिप राइट खरीदा है आपने उस कंपनी के अंदर। तो कंपनी को अगर बेनिफिट होगा तो आपको भी होगा, कंपनी को अगर लॉस होगा तो आपको भी होगा, तो वो शेयर होता है। अगर आपने कंपनी में 1% शेयर खरीदा तो उसके प्रॉफिट में आपको 1% की हिस्सेदारी होगी, मतलब 1% आपका प्रॉफिट तो मतलब फिक्स्ड है ही है। तो इस तरह क्या होता है शेयर्स। और शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स के भी काफ़ी टाइप्स है, वो अपना मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। खैर, तो हम लोग आगे करते हैं। और कंपनीज डिवेंचर्स भी इशू करती है, बॉन्ड्स भी इशू करती है। उसके बाद आता है हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिटरी बिल्स होते हैं, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, और ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट पेपर्स होते हैं, GDR, ADR, FCCBs और डेरिवेटिव्स। इन सब में क्या होता है, इन सब की ट्रेडिंग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में की जाती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है और ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इनमें सेल परचेज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आती है। और फाइनेंशियल सिस्टम का एज है अल्टीमेट गोल ही
अपनी सेविंग्स को, एक जो सेक्टर जिसके पास पैसे नहीं हैं और एक सेक्टर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उन दोनों को स्टेबल करना, उनमें जो मनी है उसको एक्सचेंज करना, जिस सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है उस सेक्टर को पैसे दिलाना, ये सारा क्या है, हमारा काम है। ये सब कुछ जो देखता है, जिसको मैनेज करता है, वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम करता है। और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ ही हम लोग अब जो भी आगे की क्लास में हम आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। और आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम लोग अभी बैंकिंग पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, आप प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनेंशियल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो कल की क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। कल की क्लास का टाइमिंग यही रहने वाला है 6 to 7। तो आप लोग कल भी आइए, कल भी जुड़िएगा मेरे साथ, और हम लोग इसके बारे में आगे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, जीआरएफ अपना जो है अपना मोटिव रखिए कि हमें जीआरएफ क्लियर करना है। इसके साथ ही हमारी क्लास को मैं वाइंड अप करती हूँ। और अगर आप लोगों को फर्स्ट पेपर की क्लास लेनी है तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका टाइमिंग है 9 to 10, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। थैंक यू गाइज।